नमस्ते भाइयों और बहनों, आप सभी को विनायक अंबेकर का नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत 2047 भारत के नवनिर्माण को समर्पित यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोई कादंबरी यानी नॉवेल हो, कोई चित्रपट यानी मूवी हो या कोई छोटा सा यूट्यूब का वीडियो क्यों ना हो, उसमें यदि सस्पेंस और थ्रिल रहे तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती है। वैसे भी भारत की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार ने और कांग्रेसियों ने गए कई दशकों में बहुत सस्पेंस बनाए रखे हैं। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में नेहरू गांधी परिवार के शहजादे की राजनीति में छिपा हुआ एक सस्पेंस आपको खोलकर दिखा दूं। इसलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है, द राहुल विंची कोड। दोस्तों, द दा विंची कोड यह सुप्रसिद्ध लेखक डैन ब्राउन ने लिखा एक सस्पेंस और थ्रिलर नॉवल है। उसकी करोड़ों की संख्या में बिक्री हो गई है। दुनिया की 44 भाषाओं में उसका भाषांतर प्रसिद्ध हुआ है और उस पर मूवी भी बनी है। इस नॉवेल की कथानक में कैथोलिक क्रिश्चियन धर्म को बदनाम करने के लिए अपने आकाओं के आज्ञानुसार अलग अलग काम करने वाला एक हत्यारा और उस हत्यारे की हरकतों को बखूबी समझकर उनको नाकाम करने वाला एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर दिखाया हुआ है। दोस्तों, मैंने देखा यही सेम ड्रामा अपने भारत में भी गए कई सालों से चलते आया है। अपनी आकाओं की सूचना अनुसार भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को बदनाम करने का हर संभव प्रयास करने वाला एक व्यक्ति भारत में है और उन आकाओं के और इस व्यक्ति के प्रयास को नाकाम करने वाला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक एक्स प्रोफेसर भी भारत में है। तो मैंने सोचा यह कहानी आपको बता दूं। दोस्तों, मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उसके दस्तावेज इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में अभी भी उपलब्ध है। यह कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। हाँ, ये सच है कि सामने आने वाली न्यूज़ के पीछे का सच ढूंढने की ज़्यादा कोशिशें आजकल नहीं होती है, क्योंकि भारत की ज़्यादातर मीडिया मौका परस्ती के काम में लगी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत सन 1991 में होती है, जब नेहरू गांधी परिवार के तीसरे पीढ़ी के नेता राजीव जी गांधी की दर्दनाक हत्या हो गई थी। पहले यह जान लो कि यह बात आम तौर पर मानी जाती है कि राजीव गांधी को राजनीति में आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उनकी माताजी इंदिरा जी बहुत वंशवादी मानसिकता की थी। भारत में नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर अन्य कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बने, ये बात उनको बिल्कुल मान्य नहीं थी। अपने बड़े पुत्र संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु के बाद इंदिरा जी के सामने राजीव जी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। इसलिए राजीव जी को जबरन राजनीति में आना पड़ा। मगर राजीव जी अपने माताजी के देहांत के बाद अपने बलबूते पर जब राजनीति में उतरे तो उनका राजनैतिक प्रवास बहुत ही संघर्षपूर्ण और चुनौतियों से भरा हुआ था। बोफोर्स घोटाला उनके माथे पर लगा हुआ बड़ा धब्बा था। यह घोटाला शायद उनकी मान्यता के विरुद्ध किया गया था और उनके ऊपर थोपा गया था। तो दोस्तों, अपने कहानी के पहले अंक पर अपने प्रोफेसर साहब ने क्या कहा था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आइए हम उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर देने की बात पर कड़ा एतराज जताया है। स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। साथ ही स्वामी ने अप्रत्यक्ष तौर पर सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि राजीव गांधी की हत्या में कई पेच हैं और इसकी जांच बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि राजीव गांधी की हत्या सुपारी देकर कराई गई हो। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पिता राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये तक कह दिया कि राजीव गांधी की हत्या का सबसे ज्यादा फायदा सोनिया गांधी को हुआ। स्वामी ने कहा कि आखिर किन वजहों से सोनिया गांधी ने
नलिनी की लड़की को इंग्लैंड में पढ़ाया। इन सब करुणा की वजह क्या है? इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ करने की बात कहकर इस बात का परिचय दिया है कि उनके भीतर देशभक्ति की कमी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और वैसे आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी स्वर्गीय राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र थे और उन दिनों दिल्ली की राजनीति में जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। प्रोफेसर साहब ने सोनिया जी गांधी की बर्ताव पर, राजनीति पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और खुलेआम कुछ आरोप भी किए हैं, मगर उस पर मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में खाली शहजादे की बात करेंगे। तो दोस्तों, अपनी कहानी का दूसरा अंक शुरू होता है सन 1998 में, जब सोनिया जी गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को अपने कब्जे में कर लिया। सोनिया जी भी अपने सासू माँ इंदिरा जी की तरह वंशवादी प्रवृत्ति की है। सन 1998 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो कब्जा किया था वह अपने बेटे राहुल को अध्यक्ष बनाने तक, यानी 2017 तक 19 साल जारी रखा। वैसे सोनिया जी ने कई दिन से राहुल गांधी को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के स्वरूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया था, मगर राहुल जी को भारत के बजाय विदेश में रहना ज़्यादा पसंद था। सन 1995 से वो 2002 तक विदेश में ही रहे थे। उनको पब कल्चर की आदत है और पब कल्चर उन्हें ज़्यादा पसंद है, मगर सोनिया जी के प्लान कोई अलग थे। अपनी बड़ी बेटी प्रियंका की सन 1997 में शादी होने के बाद पहले उन्होंने प्रियंका को कांग्रेस में प्रमोट करने का अच्छा प्रयास किया था, मगर प्रियंका को उत्तराधिकारी बनाने से राहुल जी को भारत में वापस न आने का बहाना मिलता था और सोनिया जी को जमाई रॉबर्ट वाड्रा साहब को अपना कलेक्शन एजेंट बनाना था। यदि प्रियंका जी को उत्तराधिकारी बनाती तो रॉबर्ट वाड्रा के व्यवहार चर्चा में आ जाते थे। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा अंक शुरू होता है 2004 से, जब राहुल जी पहली बार खासदार बने और संयोगवश उस साल की इलेक्शन में कांग्रेस सबसे ज़्यादा मेंबर वाली पार्टी बनकर यूपीए सरकार का गठन हुआ। यूपीए कार्यकाल में यदि सोनिया जी चाहती थी तो राहुल जी को किसी भी छोटे मोटे खाते का मंत्री बना सकती थी, मगर राहुल जी देश में कम और विदेश में ज़्यादा रहते थे। यूपीए सरकार ने कभी भी उनके विदेश यात्राओं की जानकारी पब्लिक नहीं की। जब सत्ता मिली तो 2007-8 में गांधी परिवार ने अमेरिकन अब्जोपति और इंडिया विरोधक जॉर्ज सोरोस के पास से ऑफिशियली फंड लेने की शुरुआत की। उसी वर्ष जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से राजीव गांधी फाउंडेशन की एक इंस्टीट्यूट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डोनेशन ले ली थी। उसके बाद में आज तक हर्ष मंदार, सलील शेट्टी, मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह ऐसे जॉर्ज सोरोस के साथीदार या नौकरों के द्वारा राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से फंड लेते रहे हैं। इसके साथ ही अगस्त 2008 में सोनिया जी गांधी राहुल और प्रियंका के साथ चाइना के बीजिंग में ओलंपिक गेम्स देखने गई थी। असल में सोनिया जी के पास या राहुल और प्रियंका के पास उस समय भारत के सरकार में कोई भी आधिकारिक पद नहीं था, मगर भारत के पंत प्रधान या क्रीड़ा मंत्री को ना भेजते हुए, साथ में ना लेते हुए भारत के प्रतिनिधि के तौर पर सोनिया जी चली गई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने का एक एमओयू किया। वो एमओयू चीन की सरकार चलाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच में हुआ था। इस एमओयू के बनने पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने
राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपयों का डोनेशन दिया था। उस समय के कानून के अनुसार कोई फाउंडेशन को परकीय संस्था से डोनेशन लेने से पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, मगर उस कानून का सीधा सीधा उल्लंघन किया गया। उसी समय से आज तक गांधी परिवार चाइना की सरकार से आर्थिक व्यावहारिक संबंध रखते हैं। इसीलिए राहुल गांधी चाइना सरकार के हर निर्णयों की हमेशा प्रशंसा करते हुए दिखते हैं। सबूत के तौर पर चाइना की नेपाल स्थित दूतावास की लेडी अधिकारी के साथ नेपाल में पार्टी करते हुए राहुल गांधी जी का यह वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी का चौथा अंक शुरू होता है 2014 के बाद। गृह मंत्री अमित जी शाह ने संसद में दिए जानकारी के अनुसार 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी ने 247 विदेश यात्रा की है और उस यात्रा की खासियत यह है कि उन्होंने इस सभी यात्राओं पर अपने SPG सुरक्षा रक्षकों को साथ आने से मना किया है। दोस्तों, प्रॉब्लम विदेश यात्राओं की संख्या का नहीं है। गंभीर वास्तव यह है कि राहुल जी बहुतांश विदेश यात्राओं में भारत विरोधी तत्वों को, कम्युनिस्ट नेताओं को, ISI और अन्य इस्लामी संगठनों के नेताओं को मिलते हैं, उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। राहुल जी जब 2023 में 10 दिन की अमेरिका विजिट पर गए थे तो उन्होंने NRI इंडियंस के साथ मीटिंग की। यह इवेंट पाक जमाते इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज की थी। यह संगठन पाकिस्तान के ISI से फंडिंग लेते हैं और USA में भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। इसी विजिट में वॉशिंगटन DC में आयोजित नेशनल प्रेस क्लब की मीटिंग में राहुल ने भारत में हुई विवेक रघुवंशी की अरेस्ट की बात को फ्रीडम ऑफ प्रेस पर आघात बताया था। इस रघुवंशी पर DRDO के सीक्रेट डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को देने का एस्पियोनेज का केस दर्ज है। राहुल जी की हर यात्रा में, चाहे वो USA में रहे या UK में रहे या और अन्य कंट्रीज में रहे, भारत विरोधी जो लोग हैं उनको ही साथ में लिया जाता है। अमेरिका में जैसे सुनीता विश्वनाथन, सामंथा पावर, ऐसे लोग उनको हमेशा सहायता करते हैं। विदेश में जाकर भारत की बदनामी करना राहुल जी की आदत सी बन गई है। उदाहरण के तौर पर 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए हुए लेक्चर में उन्होंने बोला था कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। उन्होंने आगे बोला, माइनॉरिटीज एंड प्रेस पर भारत में अटैक हो रहे। आओ आप खुद ही सुन लो। Indian democracy is under pressure, is under attack. We are facing we're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. दोस्तों, राहुल गांधी भारत में भी ऐसी ही बातें करते रहते हैं। 2024 की चुनाव के रैलियों में उन्होंने कई साल बाद अचानक से OBC, SC और ST और वनवासी बांधवों का मुद्दा उठाया। जोर जोर से चिल्लाकर वो उनको उनकी जितनी आबादी उतना देश की संपत्ति पर उनका हक है ऐसा समझा रहे थे। अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्हें लिखकर दिए भाषण के स्क्रिप्ट में भारत के मतदाताओं को भड़काने वाले मुद्दे भरे पड़े थे। उन्होंने सवाल उठाए,
आज़ादी के बाद 75 साल हुए मगर केंद्र सरकार चलाने वाले टॉप आईएएस अफसरों में ओबीसी दलित अफसर क्यों नहीं है? यह सवाल राजनैतिक दृष्टि से परखा जाए तो यह एक सेल्फ गोल है, क्योंकि जिस 75 साल की राहुल गांधी बात कर रहे हैं उसमें से 60 साल उनके परिवार की और उनके पार्टी की सत्ता थी। तो यह ब्लेम वो सीधा नेहरू गांधी परिवार पर ही लगा रहे हैं, मगर इतनी सोच और समझ बेचारे राहुल जी के पास नहीं है। उनके विदेशी आकाओं ने उन्हें फंडिंग देकर यह 2 यात्रा पर भेजा था और पूरे भारत भर विघटनकारी भड़काऊ समाज के विभिन्न तबकों में मतभेद पैदा करने वाले विभाजनवादी भाषण करने को बोला था। और राहुल जी वो काम भी बड़े गलत तरीके से कर रहे थे। आइए इसकी भी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। मीडिया के आप, क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है, वो ओबीसी है, आप जीएसटी देते हो। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। डरना नहीं है, इसको बुलाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। 2024 के चुनावी रैलियों में उन्होंने जो भाषण दिए उसमें इसके आगे के स्तर में जाकर उन्होंने विघटनकारी, भड़काऊ, विभाजन बढ़ाने वाले भाषण दिए हैं। सभी भारतीयों की संपत्ति की जांच करेंगे, सभी समाजों का एक्सरे करेंगे, धनवान लोगों से धन लेकर अल्पसंख्यक और गरीबों को बांटेंगे, ऐसे और भी अनेक गंभीर मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। तो दोस्तों, आपके मन में डर पैदा हुआ रहेगा कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो देश का क्या होगा और तुम्हारे हमारे जैसे मिडिल क्लास का कितना बुरा हाल होगा। तो चलो इस बात पर अपने प्रोफेसर साहब का क्या कहना है वो जानते हैं। You don't see any elements of Rajiv Gandhi in Rahul Gandhi? No, not Rahul Gandhi is an idiot. I mean, he can say anything at any time. There was a time when he tore up Manmohan Singh. He's the Prime Minister of India. He's tearing it up. What kind of a childish thing is it? I don't think he really wants to be in politics. He keeps telling his mother, we got so much money stashed away. Why are we doing all this? Let's go and enjoy life in Europe. Why do they still choose to be in politics? Because Ms. Sonia Gandhi knows that even if they go to Europe, they can't escape. What does that mean? Because there are a lot of crimes they have committed. They will be prosecuted for that. My National Herald case itself is giving them so much hell. So staying in politics is essential for their survival, yeah. Okay. Do you want to talk a little bit about Sonia Gandhi? Because she's away from the limelight and... No, what is there to talk about? She bluffed about her education.
She went to London and she went to England first, and with no college degree, no school degree. And what was she doing? She was doing in the beginning some waitress work. After that, she went to London. What she was doing, I can't tell, because I don't want to tell. Because I don't have any certificate to say that this is what she was doing. But she is unfit to hold any office in India. And she would have been Prime Minister but for me and the then President Abdul Kalam. Both of us found a technicality which we could stop her. And she was stopped. Otherwise, she had everything ready, all the support of letters, everything was ready. And even on television, it was announced at 5 p.m. she will be invited to form the government. I went in the morning, and I would say to the credit of the President of India, he agreed with me. And he told her, I can't give you any, I can't invite you to be the Prime Minister till the issues raised by Dr. Subramaniam Swamy are not resolved. सुना दोस्तों, तो प्रोफेसर साहब का कॉन्फिडेंस हमें बताता है कि सोनिया जी और राहुल जी का राजकारण अभी अंतिम दौर में है। अभी इस वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि अपने विदेश स्थित आकाओं के लिए सोनिया जी ने देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस को गए 26 साल तक हाईजैक करके रखा है। सोनिया जी के कांग्रेस में उनके पहले से काम कर रहे जाने माने 23 वरिष्ठ नेताओं ने जब प्रेसिडेंट पद पर स्थायी नियुक्ति करने पर अल्टीमेटम दे दिया तो उन्होंने खुद का इस्तीफा देकर यंग इंडिया में जिनको नौकर बताया है उन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष पद सौंपा दिया। उनके वंश का दीपक राहुल गांधी कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, इस सत्य को शायद सोनिया जी ने मन में स्वीकार किया है। इसीलिए इस इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दरमियान उन्होंने विदेश स्थित आकाओं के आदेश पर राहुल गांधी जी को देश में विघटनवादी राजनीति, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करने का आदेश दिया है, जो राहुल जी ने कर दिखाया है। द राहुल विंची कोड की इस कहानी का खलनायक राहुल गांधी यानी दा विंची कोड की मूल कहानी का अल्बिनो मॉन्क साइलस कभी भी अपने भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय और हिंदू परंपराओं को हराने में यशस्वी नहीं होगा, यह तय है। मात्र इसके लिए सभी भारतीयों ने सतर्क रहने की आवश्यकता है और रहेगी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और ये मेरी कहानी आपको पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस कहानी पर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय सिया राम।